हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 70 एंड वीडियो नंबर 70 के अंदर हमें क्या करना है, हमें चैप्टर 8 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। आज हम उन चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आप सब बातों को नोट करना एंड देन बच्चे आप उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। देखो, अभी तक चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन हमने सिर्फ इसका बेसिक पार्ट कवर किया है। सर, बेसिक पार्ट मतलब बच्चे बड़े सिंपल जो टॉपिक थे कि कैसे एसेट्स ट्रांसफर होती हैं, कैसे लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं, कैसे एसेट्स की सेल होती है, कैसे लायबिलिटीज की सेल होती है। आज हम इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सबसे पहले इधर आ जाइए आप। हाँ जी बच्चे, हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। बेटा मुझे बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट एक रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या पर्सनल है? रियलाइजेशन अकाउंट एक रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या पर्सनल है? बच्चों, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, अगर आप चाहते हो सर नॉमिनल कैसे, इसका इफेक्ट दिखाओ। देखो बच्चों, वैसे आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये नॉमिनल अकाउंट क्यों है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट क्यों कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैलेंस शीट है, इसके अंदर एक मशीनरी पड़ी है 2 लाख की। सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। हमने कर दी मशीनरी 2 लाख। अच्छा बच्चे, अब इस मशीनरी को सेल करते हैं बाय कैश। बच्चे, फॉर एग्जांपल 2 लाख की मशीनरी हमारी सेल हुई 2,20,000 में, 2,20,000 में। अच्छा, 2 लाख की मशीनरी 2,20,000 में सेल हुई। अच्छा, मैं इसको स्प्लिट करता हूं। क्या मैं 2,20,000 को लिख सकता हूं 2 लाख प्लस 20,000? मशीनरी सेल्ड 2,20,000, मैंने स्प्लिट कर दिया। देखो ध्यान से, 2 लाख से 2 लाख कट हो गया। नेट क्या हुआ? मशीनरी बेचने से हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। 2 लाख की मशीनरी जब 2,20,000 की सेल होगी तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 का। देखो बच्चे, 20,000 का प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हम गेन को क्रेडिट कर रहे हैं। बात समझ आई बच्चे? तो इसीलिए आपको बोला रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसे ही, अगर ये लॉस होता तब डेबिट हो जाता। देखते हैं, 2 लाख की मशीनरी थी, सेल हुई 1,80,000 में। 2 लाख की चीज 1,80,000 में सेल हुई तो 20,000 का लॉस आ गया। लॉस डेबिट होना चाहिए। चेक कर लो, इस 2 लाख को मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 20,000। 180 से 180 कट हो गया, 20,000 डेबिट में आ गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 20,000 का लॉस डेबिट हो रहा है। हाँ जी बच्चे, इतनी बात समझ आती है आपको? हाँ जी। तो बेटा, आज हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। फटाफट आप इसको अपनी बुक्स में नोट कर सकते हो। अच्छा बच्चे, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, अभी मैं आपको वो रिवाइज कराता हूं। ये है, सपोज करो एक बैलेंस शीट, इधर है मशीनरी, इधर है क्रेडिटर। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? मशीनरी इधर ट्रांसफर होगी, क्रेडिटर इधर ट्रांसफर होंगे। जब हम सारे ट्रांसफर कर लेते हैं तब क्या करते हैं? मशीनरी को इधर सेल करते हैं, लायबिलिटीज की इधर पेमेंट करते हैं। एसेट इधर सेल होती है, लायबिलिटी इधर पेड होती हैं।
बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, अगर हमें एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं पता, हमें नहीं पता हमारी ये एसेट कितने की सेल हुई है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इसको एज्यूम करते हैं जीरो। नोट कर लो, अगर एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं पता, इट इज टू बी ट्रीटेड एज जीरो। ठीक है जी, तो हमारी मशीनरी सेल होगी बाय कैश जीरो। अगर हमें लायबिलिटी की नहीं पता, हमने क्रेडिटर को 1 लाख रुपए देने थे, हमें नहीं पता कि हमने उसे 1 लाख दिए, 1 लाख से कम दिए, 1 लाख से ज्यादा दिए, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट में लायबिलिटी की पेमेंट की बात नहीं की। अगर लायबिलिटी की पेमेंट मिसिंग होती है तो उसको क्या मानते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं सर वो भी जीरो। नहीं, एसेट की रियलाइज वैल्यू जीरो होती है, लायबिलिटी की रियलाइज वैल्यू बुक वैल्यू, तो हम पे कर देंगे टू बैंक 1 लाख। अगर हमें नहीं पता ना ये लायबिलिटी की कितनी पेमेंट की है, तो हम एज्यूम करते हैं जितनी उसकी बुक वैल्यू थी वही हमने पे कर दी। कहने का मतलब एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं पता तो जीरो, अगर लायबिलिटी की पेमेंट नहीं पता तो उतनी ही जितनी बुक वैल्यू है। यहां पे बच्चे दोनों को जीरो मान लेते हैं, गलती कर देते हैं, इसको नोट कर लो बच्चे। ठीक है जी, हाँ जी बेटा। अब सुनिए जरा ध्यान से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो जी, मशीनरी इधर आ गई, क्रेडिटर इधर आ गए, नोट करो इसको। हाँ जी, सुनो बेटा ध्यान से, क्या होता है इसके अंदर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो जी, सपोज करो हमें पता है मशीनरी सेल हो गई 1,80,000 की, तो बच्चे कैश आ जाएगा, आप इधर लिख देते हो कैश 1,80,000। और कई बार हमने सपोज करो क्रेडिटर की पेमेंट करी, हम कर देंगे टू बैंक, सपोज करो हमने पूरी पेमेंट करी है। देखो बच्चे, जब हम मशीनरी को सेल करते हैं आउटसाइडर्स को तो हमें पैसे मिलते हैं, हम बोलते हैं कैश आ गया। जब हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ जी हमारा कैश चला गया, कैश है बैंक, कुछ भी कैश कर दो। एसेट बिकी, कैश आया, लायबिलिटी पे की, कैश गया। अगर तो नॉर्मल एसेट्स बिक रही हैं, लायबिलिटीज पे हो रही हैं, तो कैश या बैंक आएगा। अदरवाइज कई बार पता क्या होता है बच्चे, जो मैं पॉइंट आपको सिखाने वाला हूं, बच्चे 2 लाख की मशीनरी थी, अगर हम इसको बाहर बेचेंगे तो हम लिख देंगे कैश आ गया। अगर लायबिलिटी की बाहर पेमेंट करेंगे हम बोलेंगे कैश चला गया। बच्चे कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी की जितनी एसेट्स होती है ना, कंपनी अपनी कुछ एसेट्स बाहर नहीं बेचती, किसी पार्टनर को दे देती है। यानी सपोज करो ये 2 लाख की मशीनरी थी, कंपनी इसको बाहर बेचने जा रही थी, तो एक पार्टनर था ए ने बोला कि आप इस मशीनरी को बाहर मत बेचो, इसको मैं खरीद लेता हूं। तो बच्चे दैट इज कॉल्ड एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। हमारे इस एसेट्स को एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। तो बच्चे देखो, अगर तो ये बाहर बिकती तो हम लिखते कैश, अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर करी है तो कैश नहीं आएगा, उस पार्टनर का नाम आ जाएगा एज कैपिटल। समझ आ रही है? अब 2 लाख की मशीनरी अगर उसने 1,80,000 में लिया तो 1,80,000, अगर 2 लाख की मशीनरी 2,20,000 में टेक ओवर की है 2,20,000, अगर बुक वैल्यू पे किया तो 2 लाख। कहने का मतलब अगर कोई एसेट्स सेल होगी, रियलाइज होगी, तो कैश आएगा। अगर कोई एसेट्स किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर ली जाए तो बच्चे हम सपोज करो 2 लाख की मशीनरी, यहां आप डायरेक्ट लिख दो मशीनरी, ए ने 2 लाख की मशीनरी टेक ओवर कर ली। ऐसे ही अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट हम खुद करते हैं, कंपनी करती है, तो कंपनी का कैश चला गया। कई बार कोई पार्टनर बोलता है कि भैया इस लायबिलिटी को मैं टेक ओवर कर लेता हूं, जैसे एसेट्स को टेक ओवर किया ना। कई बार सपोज करो बी है, बी बोलता है इस लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो ये क्रेडिटर की जब पेमेंट करोगे ना तो यहां पे आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट।
सपोज करो 1 लाख। कहने का मतलब कंपनी ने इसको पे नहीं किया, इसलिए कंपनी का कैश नहीं गया। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर ले तो वहां पे उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी की पेमेंट करना चाहे तो जब हम पे करेंगे ना इसको, तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा क्रेडिटर। समझ आ गई? अगर पार्टनर ने नहीं लिया तो सिंपल कैश कैश। अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम आता है। फिर ये एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगी। जैसे जब आप कैश लिखते थे, कैश वाली एंट्री कैश अकाउंट में जाती थी ना, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। इधर पार्टनर्स अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा ना, ए बी, इधर एक क्रेडिट है 2 लाख से, इधर डेबिट हो जाएगा 2 लाख से, उल्टा। जानते हो ना, क्रेडिट वाला डेबिट, डेबिट वाला क्रेडिट आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। और ये यहां पे डेबिट है तो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख। आई होप आपको ये बात समझ आई है। सब्जियां खानी है बेटा, आलू लो, बैंगन लो, है ना, कोई बात नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बच्चे इस बात को नोट कर लेना कि अगर कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो वहां पे कैश अकाउंट नहीं, पार्टनर का नाम आता है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये पॉइंट बच्चे नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीनरी इधर आ गई 2 लाख, क्रेडिटर इधर आ गए। बच्चे देखो, हमें मशीनरी को बेच के पैसा मिलेगा और फिर हमने उसी पैसे से क्रेडिटर की पेमेंट कर देनी है, हाँ है ना। हो सकता है मशीनरी से कम पैसा आए, ज़्यादा पैसा आए, क्रेडिटर को कम दे, ज़्यादा दे, कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमने मशीनरी बाहर बेचनी है, जब हम मशीनरी बेचेंगे तो हम बोलते हैं कैश आ गया, फिर हम क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं, हम बोलते हैं कैश चला गया। कई बार क्या होता है, ये जो क्रेडिटर है ना, ये क्या बोलता है कि भैया आप मुझे कैश मत दो। ये क्रेडिटर बोलता है आप मुझे कैश मत दो, मैं ऐसा करता हूं आपकी मशीनरी ही ले लेता हूं। क्या हुआ, लायबिलिटी ने हमारी एसेट टेक ओवर कर ली। बच्चे हमें मशीनरी को बेचना था, पैसे लेने थे, फिर वही पैसे या उसमें से कुछ पैसे हमने क्रेडिटर को देने थे। अब क्या हुआ, ये क्रेडिटर बोलता है कि भैया आपकी एसेट्स को मैं टेक ओवर कर लेता हूं। तो हमने क्या किया, अपने इस मशीनरी को इस क्रेडिटर को दे दिया। तो मुझे बताओ, जब मैंने मशीनरी को क्रेडिटर को सौंप दिया तो क्या मेरे पास कोई मशीनरी का पैसा आएगा? नहीं आएगा। नो रियलाइज्ड, नो मशीनरी रियलाइज्ड। और ना अब मुझे क्रेडिटर की पेमेंट करनी, नो पेमेंट। कहने का मतलब अगर कोई एसेट्स कोई लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाए, कोई एसेट कोई लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाए तो उसके रियलाइजेशन की एंट्री नहीं आती, सिर्फ आप ट्रांसफर तो करोगे। सुनो ध्यान से बच्चे, हमने मशीनरी ट्रांसफर कर दी, क्रेडिट ट्रांसफर कर दिए। अब ये दोनों आपस में, क्रेडिटर ने मशीनरी ले ली तो ना तो हमारी ये बिकी, ना पैसा आया, ना हमने इसको कुछ पेमेंट करी। तो बच्चे जब भी कोई एसेट कोई लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ होती है तो उस केस की नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं आती। बस ना हम मशीनरी को बेचेंगे ना हम क्रेडिटर को पे करेंगे, हम मानेंगे मशीनरी खत्म होगी, क्रेडिटर भी खत्म हो गई। अब बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है, सर मशीनरी तो है 2 लाख की, क्रेडिटर है 1 लाख के, हमें तो नुकसान हो गया। अरे बच्चे एक बात समझो ध्यान से, कई बार ऐसा होता है ना, हमें मशीनरी 2 लाख की है, सपोज करो मशीनरी की बुक वैल्यू 2 लाख की है और आज की डेट में अगर वो बिकती तो 1 लाख की बिकती। आज उसकी मार्केट वैल्यू दैट इज बुक वैल्यू इज 2 लाख, पर अगर हम इसको आज मार्केट में बेचने जाएंगे ना तो हमें 1 लाख रुपए ही मिलता। तो हमने क्या किया, इससे बढ़िया क्रेडिटर को बोल दिया कि भैया तू ले ले। ना तो हम बेचने से बच गए, हम ना हम मार्केट में जाके खज्जल हुए, ना हमें इसकी पेमेंट करनी। तो बच्चे वो हमारा पॉइंट नहीं है कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट। जब भी एक कंपनी बंद होती है तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉस होते हैं।
ठीक है ना, वो हमारा पॉइंट नहीं है। आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई एसेट किसी लायबिलिटी से सेट ऑफ होती है तो बच्चे उसका रियलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना हम इसको बेचेंगे ना इसको पे करेंगे, बस ट्रांसफर करेंगे और इस पॉइंट को खत्म कर देंगे। समझ आई? लिख लो इसको, अगर कोई एसेट्स किसी लायबिलिटी से सेट ऑफ होती है तो उसकी रियलाइजेशन की नो एंट्री। ट्रांसफर तो होगी पर जब बेचने की बारी आएगी नो एंट्री, जब इसको पेमेंट करने की बारी आएगी नो एंट्री। क्यों? क्योंकि कोई भी लायबिलिटी अगर किसी एसेट से सेट ऑफ होती है तो नो एंट्री। ओके, ठीक है, नोट करो बच्चे, आ रहा हूं 1 मिनट। ओहो, हाँ जी बेटा, इतनी बात आपको समझ आई। पहली बात कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। दूसरी बात, एसेट्स की अगर रियलाइज वैल्यू नहीं पता तो जीरो, अगर लायबिलिटी की रियलाइज वैल्यू नहीं पता तो बुक वैल्यू। उसके बाद हमने सीखा कि अगर कोई एसेट्स कोई लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाए तो उसकी नो एंट्री। ना हम एसेट्स बेचने की एंट्री करेंगे ना लायबिलिटी को पे करने की। क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स बेची नहीं, पैसा नहीं आया, नो एंट्री। ना लायबिलिटी को हमने कुछ पैसे दिए। उसके बाद हमने पढ़ा अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले या कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर ली जाए तो वहां पर कैश की जगह उन पार्टनर्स का नाम आ जाता है। ठीक, अब बच्चे मैं आपसे एक बात करता हूं। हमारे पास एक बैलेंस शीट है, फॉर एग्जांपल 1 लाख के क्रेडिटर, 2 लाख की मशीनरी, और यहां पे बोलता है, ध्यान से देखना, ओल्ड टाइपराइटर सेल 20,000 रुपीज। बच्चे ध्यान से, ये एक एडजस्टमेंट है, ये बैलेंस शीट में नहीं है, ये कहां गिवन है? एज एन एडजस्टमेंट। देखो बच्चे, हम जब कंपनी बंद कर रहे थे ना तो हमने कंपनी की सारी एसेट्स निकाली। अचानक से एक ओल्ड टाइपराइटर निकल के आया जो कि हमारी बैलेंस शीट में नहीं था। दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट अलग से मिल जाए, देखो बच्चे, क्या ये ओल्ड टाइपराइटर मेरी बैलेंस शीट में था? नहीं था। अगर ये बैलेंस शीट में होता तो ये रिकॉर्डेड होता। पहले मैं इसको ट्रांसफर करता, फिर मैं इसको सेल करता। इधर आती है ट्रांसफर, इधर आती है सेल ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ एसेट सब जानते हो ना, इधर हम करते हैं ट्रांसफर, इधर उसकी करते हैं सेल। अब ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। बैलेंस शीट में होती तभी तो ट्रांसफर करते। तो बच्चे, जो अनरिकॉर्डेड एसेट होती है ना उसकी हम ट्रांसफर नहीं दिखाते, सिर्फ सेल दिखाते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट में आ जाए कि कोई एसेट्स बिकी है, कोई ओल्ड टाइपराइटर था, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर सेल हो जाए तो सिर्फ उसकी दिखाओगे रियलाइज्ड वैल्यू टू कैश 20,000 रुपए। ब्रैकेट में लिख दो ओल्ड टाइपराइटर। समझ आई? देखो बच्चे, मशीनरी तो रिकॉर्डेड थी, पहले हमने ट्रांसफर किया, फिर हम इसको रियलाइज कराएंगे। पर अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए तो उसको ट्रांसफर नहीं करते, उसको हम ट्रांसफर नहीं करते, सिर्फ अनरिकॉर्डेड एसेट की क्या करते हैं? रियलाइज्ड वैल्यू को लिखते हैं कि हाँ जी, एक अचानक से टाइपराइटर मिला और उसको हमने बेच दिया तो बच्चे उसका पैसा आ गया। ये आपको सिखाया मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, तो क्या होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट की क्या होगी? सिर्फ रियलाइज्ड वैल्यू होगी। बेटा समझ आ रहा है? 1 मिनट। हाँ जी, अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अचानक से आ जाए ना तो सिर्फ हम दिखाते हैं कि वो कितने में बिकी, सिर्फ इधर आ जाएगा टू कैश। ऐसे ही अगर अचानक से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट आ जाए, हमने पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, उसकी पेमेंट आ गई, अब रिकॉर्ड नहीं है तो ट्रांसफर तो नहीं होगी, सीधा पेमेंट, लायबिलिटी की पेमेंट होती है इधर आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कैश के नाम से। समझ आई? अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट है तो लायबिलिटी की पेमेंट इधर होती है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट बिक रही है तो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू इधर आती है। बस
अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम ट्रांसफर नहीं करते कि पहले ट्रांसफर करेंगे फिर बेचेंगे, नहीं। जब बुक्स में है ही नहीं तो ट्रांसफर क्या, सिर्फ सिंगल उसको बेचते हैं और बिक्री इस साइड है। ऐसे ही अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हैं अचानक से तो इधर आ जाती है कैश के नाम से। ये सारी बच्चे आज की इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की, नोट कर लेना इसे। हाँ जी, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट बच्चे देखो, इस चैप्टर में ना एक बहुत अच्छी बात कही है, मैं दिखाता हूं आपको। ये है मेरी बैलेंस शीट, इधर है बच्चे मेरे डेटर 2 लाख के, इनके ऊपर एक बना है प्रोविजन, सपोज करो 25,000 का, तो मेरे नेट डेटर कितने आ गए, 1,70,000। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी एक और प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, आप सब जानते हो, एसेट्स लायबिलिटीज, इधर आ जाएंगे आपके डेटर 2 लाख के, इधर आ जाएंगे प्रोविजन 25,000 के, 1,75,000। हाँ जी बच्चे, प्रोविजन को या तो आप डेटर से माइनस कर दो, अगर आप डेटर से माइनस नहीं करना चाहते तो आप उसको लायबिलिटी साइड में लिख दो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के केस में रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं मैं आपको। बच्चे देखो, हमें डेटर ट्रांसफर करने हैं ना, बच्चे क्या बोलते हैं कि सर देखो 2 लाख के डेटर थे, प्रोविजन माइनस हो गया, नेट डेटर आ गए 1,75,000, आप इस 1,75,000 को ट्रांसफर कर दो, इस डेटर को ट्रांसफर कर दो 1,75,000। बच्चे ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हो बच्चे, पॉसिबल है, हाँ है ना। पर बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट में पता क्या बोला गया, वो पता क्या कहते हैं, अगर कोई एसेट है और उस एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन बना हुआ है या उस एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व बना हुआ है, तो वो कहते हैं कि हमें नेट मत करो, नहीं, प्रॉपर दोनों अलग अलग दिखाओ। वो कहते हैं ये प्रेजेंट, आंसर आपका सेम आएगा पर बात है प्रेजेंटेशन की। वो कहते हैं अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, कोई भी रिजर्व है, तो उस एसेट्स को अलग शो करो, उसका प्रोविजन या रिजर्व रियलाइजेशन में अलग शो करो। अब देखो यहां पे डेटर तो शो हो रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रोविजन शो नहीं हो रहा, इसलिए ये गलत है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटेशन गलत है। क्या बोलते हैं, वो कहते हैं अलग अलग शो करो, कहते हैं नेट मत शो करो। वो कहते हैं डेटर कितने हैं, 2 लाख के, आप इधर शो करो डेटर, ट्रांसफर हो गए 2 लाख के। ऐसे ही जो प्रोविजन है ये एक लायबिलिटी होती है, देखो चाहे 2 लाख के डेटर है, प्रोविजन डेटर इधर, प्रोविजन इधर, ऐसे। बच्चे देखो आंसर दोनों में सेम आएगा, चाहे आप नेट कर दो 2 लाख माइनस 1, चाहे आप 2 लाख को अलग शो करो, प्रोविजन को अलग। पर बच्चे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि इस प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान रखना है। अगर कोई डेटर है, कोई भी एसेट है, बात डेटर की नहीं है, कोई भी एसेट, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है, रिजर्व है, वो कहते हैं अलग से शो करो, नेट मत करो। ठीक है, हम अलग से शो कर देंगे, डेटर हमने अलग कर दिए, प्रोविजन हमने अलग कर दिए, तो ऐसे शो करना है, नेट नहीं कर सकते आप। फिर सुनो जी, डेटर आपके बिक जाएंगे तो जो भी पैसा आएगा डेटर को बेच के बाय बैंक, पैसे आ गए। अच्छा जी, इस प्रोविजन की नो पेमेंट, प्रोविजन की कभी पेमेंट नहीं होती, ये तो प्रोविजन है ना, कोई लायबिलिटी थोड़ी है अलग पेमेंट वाली, है ना। तो ऐसा मत कर देना कि प्रोविजन की उतनी पेमेंट कर दो, एसेट से पैसा रियलाइज कर लेना, प्रोविजन की कभी कोई पेमेंट नहीं होती, बस प्रोविजन को यहां लिख के भूल जाओ। आई होप समझ आ गया। इसका ही एक मिलता जुलता पॉइंट है, ठीक है ना। आपने डेटर को अलग ट्रांसफर किया, प्रोविजन को अलग ट्रांसफर किया, अब इसको एक लायबिलिटी समझ के पेमेंट मत कर देना आप लोग कि सर लायबिलिटी है, अगर पेमेंट के बारे में नहीं बताया तो बुक वैल्यू पे पे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। सर क्यों? देखो बच्चे, बेसिकली प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन होता है डूबा, जो हमें डाउट है कि ये पैसा डूब सकता है, 2 लाख में से 25,000 डूब सकते हैं, वो 25,000 हमने किसी के देने नहीं है,
इसलिए उसकी पेमेंट नहीं होगी। चलो जी, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट करते हैं बच्चे। इधर है इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, इधर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का। चलो जी, अगर बच्चे ये इन्वेस्टमेंट ना होती, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो मुझे बताओ ये जो रिजर्व है अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ना होती तो हमारे रिजर्व कहां ट्रांसफर होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में या पार्टनर्स में? ऑब्वियसली सर हमारे सारे रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। अगर तो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नॉर्मल। पर बच्चे अगर यहां पे एंट्री होती इन्वेस्टमेंट की तो वही कंसेप्ट आ गया कि अगर कोई एसेट है और उस एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व है, कोई प्रोविजन है, तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है ना। तो बच्चे इस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इधर ट्रांसफर हो जाएगी 2 लाख की और रिजर्व आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा 1 लाख का। समझ आई? अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सीखो, अगर साथ में इन्वेस्टमेंट गिवन है ना तो कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करो, इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में और रिजर्व को भी इन्वेस्टमेंट वाले को रियलाइजेशन में। हाँ, फिर ये बिक जाएगी, इधर पैसे आ जाएंगे बाय बैंक। रिजर्व की कभी पेमेंट नहीं होती, ना प्रोविजन की पेमेंट होती है ना रिजर्व की, तो इसको आप यहां पे नहीं करोगे, नॉट पेड। तो बच्चे ये 2 पॉइंट थे कि अगर डेटर है और उसका प्रोविजन है, डेटर को अलग ट्रांसफर करो, प्रोविजन को अलग। ऐसे ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट है और उसका रिजर्व है तो इन्वेस्टमेंट इधर, उसका रिजर्व इधर, इसको फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। आई थिंक आपको आज की सारी क्लास बेटा समझ आई है। चलो जी, क्वेश्चंस निकालो फटाफट। आपने करने हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन 16, 18, 19 जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं थोड़ा इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चंस करके आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं कि सर क्वेश्चन चेक कर लो, हमने ठीक किया या गलत। अगर आपने क्वेश्चंस ठीक किए होंगे उस अकॉर्डिंग ही आपकी नेक्स्ट वीडियो बन पाएगी। तो आज इस होमवर्क को कंप्लीट कर लो, सैटरडे संडे है आपके पास, आराम से फिर इसको रिवाइज करो, ठीक है। फिर आपको मंडे को उसी अकॉर्डिंग लेक्चर प्रिपेयर होगा। हाँ, अगर आपका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं आया तो मंडे को आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। एंड बहुत ही जल्द हमारी छुट्टियां होने वाली हैं बच्चे, आप सब जानते हो, ड्यू टू मैरिज, है ना। तो जितने क्लासेस हम जल्दी लगा सकते हैं उसको लगा लो। होमवर्क को डिले मत करना, आज की सारी क्लास कंप्लीट करो, होमवर्क लगाओ। मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।